नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से कहानी को जीवंत कर देने वाले कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है इसका वृतांत पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाऊंगा। आशा करता हूं जो हिंदी पढ़ने एवं साहित्य में रुचि रखते होंगे उन्हें ये पसंद आएगा, तो दिल थामकर कहानी का आनंद लें। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा, पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में ये कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चेक बनवाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। सिरचन ने, तुम्हारी भाभी नाखून से खांटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस सालकर कड़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ को पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की दाढ़ी खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है न? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी नंद रूठी हुई है मोती के शीतल पाटी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सुगंध सूंघ कर आ रहा हूँ काकी। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जाता से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा, आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनकना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। उद्धरण, किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात ही है बेटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह से पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं।
पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मंझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मगन होता है तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती है होंठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली, चिउरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिउरा और गुड़। माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिउरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा, अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी की भौहें तन गईं। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंझली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस। मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही। किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठकर खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली और इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा, कामकाज का घर। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी दिबिया का गमकौआ जर्दा तो खिलाना। बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो? चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यत्परो नास्ती। बस। सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूकाया। अपनी छुरी, हंसियां वगैरह समेत संभालकर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी! कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंहझौसे के मुंह में न लगाम है, न आंख में शील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। बांतर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। 7 तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर। मानू गए। मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोलकर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया। देखा, एक फटी शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है।
इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब ये काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया, कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। ये भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका, चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचिन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर, चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचिन पर नजर पड़ी बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा, क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचिन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा, दौड़ता आया हूँ। दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं? एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचिन दादा। मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचिन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है। सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी, कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचिन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था।